मैं हूं तरुण नांगिया और आप सब देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग विद तरुण नांगिया। आज हम चर्चा करेंगे, अगर आपका कोई कोर्ट केस है तो क्या उसकी फंडिंग की जा सकती है। यानी अगर आपका कोई कोर्ट केस है, एक्सीडेंट का केस हो, कोई छोटा, और आपकी अपने एक तरीके से जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपकी कोई तकरार हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट का विवाद हो और आपको वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या उसके लिए आपको कोई ऐसा लोन मिल सकता है जो आप केस जीतने के बाद आपको जब पैसे मिले तब आप वो लोन वापस कर पाए। इस बात की आज हम चर्चा करेंगे कि ये चीज क्या होती है, कैसे आपको ये पैसे मिल पाएंगे। और मेरे साथ इस बात को जानने के लिए एक इमिनेंट पैनल है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट अशोक मेहता जी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मेहता साहब हमारे देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पे कार्यरत रह चुके हैं 2020 तक। सर, आपका स्वागत है शो पर। और हमारे साथ कुंदन शाही मौजूद है, ये सीईओ है लीगल पे के, और ये हमको इस बारे में बताएंगे कि कैसे इन केसेस की एक तरीके से ये लोन दे सकते हैं उसके लिए। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कुंदन से ये पूछना चाहूंगा कि ये क्या मॉड्यूल है जिससे आप ये बता रहे हैं कि हम अगर आपके केसेस हैं और आपके पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए, तो हम आपको आकर के एक तरीके का लोन देंगे जो आप केस जीतने के बाद में हमको वापस दे सकते हैं। अगर हार गए तो नुकसान आपका होगा। क्या ये चीज है? बिल्कुल, धन्यवाद तरुण, इस शो पे बुलाने के लिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है हमारे यहाँ पे कि आपके पास बहुत ही मेरिटोरियस क्लेम है, लेकिन आपको उस चीज को परस्यू करने के लिए पैसे नहीं है। और अमेरिका की तरह हमारे यहाँ का जो बार काउंसिल है, वो अलाउ नहीं करता लॉयर्स को कि वो सक्सेस बेस्ड फी पे काम कर सके। तो और न ही हमारे यहाँ पे कोई लीगल इंश्योरेंस जैसी कोई सुविधा है। तो बहुत बार अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती भी है, आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास मेरिटोरियस क्लेम है, या मान लीजिए कि आपका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण आपको नुकसान हो जाता है, आपका जॉब लॉस हो जाता है, आपको उस टाइम पे कैश एडवांस की जरूरत है, आपको हॉस्पिटल में इलाज कराने की जरूरत होती है, राइट? अगर आप उस उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, सो लिटिगेशन फंडिंग एक तरीका है जिसके थ्रू हम आपको कैश एडवांस करते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल पार्टनर के साथ और लॉ फर्म के साथ मिलकर। अगर आपके साथ कुछ होता है तो उस चीज को हम कैसे मैनेज करें, और कैसे आपको हम फाइनेंशियली आपको हम एड दें, जिसके थ्रू आप अपना इलाज करा सकते हैं और बाकी सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे अमेरिका में या बाहर के कंट्री में ऐसा होता है कि अगर आपकी कोई पर्सनल इंजरीज हो जाती है या आपको किसी और के कारण कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसकी जो लायबिलिटी होती है वो इंश्योरेंस कंपनीज उनके बिहाफ पे देती है। पर वो बाद का प्रोसेस है। बहुत बार आपको इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर आपको 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए की जरूरत है, जहाँ पे आपको अपना इलाज कराना है, सीटी स्कैन कराना है, इमीडिएटली ऑफिस में आपको, आप ऑफिस जा नहीं सकते, आपका बहुत बार क्या होता है कि पेडे का नुकसान हो जाता है। उस सारे सिचुएशन के लिए लिटिगेशन फंडिंग एक तरीके से कैश एडवांस का काम करता है। और आपको उस पैसे की इमीडिएट जरूरत होती है, तो लीगल पे वो कॉन्सेप्ट को इंडिया में बहुत सारे लॉ फर्म के साथ, बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ हम उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे हम आपको इमीडिएट हम आपको फाइनेंस का एबिलिटी करा पाए। तो ठीक है, आपने एक अच्छे से ये हमको समझाया। मैं अभी मेहता साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर। हर टाइप के केस आपने अपने करियर में देखे। लखनऊ में रहते हुए आपने इतने साल प्रैक्टिस की, तो आपका एक तरीके से एक्सपीरियंस है कि पैसों के मामले में किस तरह की स्थिति होती है लोगों की। इस मॉडल से कैसे आपको लगता है, जैसे हम यूपी को एक मॉडल मान लें, यूपी में सबसे ज्यादा केसेस हैं देश में और गरीब जनता भी काफी है जिनके पास पैसे इतने नहीं होते लड़ने के लिए केस। इस मॉडल का यूपी में या वैसे पूरे देश में लेके आपको क्या लगता है कि क्या एक तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है ऐसी चीजों में? पहले मैं 4 चीजों को क्लैरिफाई करूंगा वन बाय वन with one-liners. Well, anyone who is funding me as loan wants a return. In case I lose, the liability continues with me. A laborer, a person who has suffered injury or a death case where the livelihood person has gone, there is no guarantee. Nothing can be put on guarantee. So there is no security in such type of loans. Because even this is one. Two, specifically the labor laws are with regards to workman compensation, and driver is covered in that also. खलासी is covered, उसके अंदर कवर किया जाता है। और MACT जो है
वो जी। जनरल एक्सीडेंट्स को है, उसमें सरकार भी होती है, जी, सरकार पार्टी। इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, और सरकार के केस में इंश्योरेंस कंपनीज नहीं होती। 3, ये इंडस्ट्री बन चुका है। कहने के लिए आप कहते रहें कि नहीं है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन और एमएससीटी अपने आप में एक इंडस्ट्री है, जिसका एक पार्ट हमारे यहाँ के सिस्टम का करप्शन भी है। जी। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। And I am not saying one type of corruption. Corruption means corruption in the system itself. ठीक है। The system is not foolproof. जी। Then it is not a litigation purchasing. If a person goes and which is specifically in हमारे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा और गाजियाबाद के अंदर लिटिगेशन परचेजिंग रियल एस्टेट में है। किसान की तरफ से जो लोग मुकदमा लड़ते हैं वो रियल एस्टेट वाले लड़ते हैं। अच्छा। फैक्ट है, ये नोन है कि किसान को पैसा लड़ने का लगाने में भी रियल एस्टेट का, नोएडा के खिलाफ, ग्रेटर नोएडा के खिलाफ, वह कहीं ना कहीं आखिर में किसान के पास वो खेती की जमीन नहीं रह जाएगी, वो भी उसको बीच करके रियल एस्टेट नहीं देगा। वहां लिटिगेशन फंडिंग है। लेकिन आता है सबसे पहला पार्ट जो इफेक्ट करेगा, आर्बिट्रेशन में भी वो इफेक्ट कर रहा होगा, वो होता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। आज हमारे यहाँ मुकदमा एमएससीटी का डिसाइड हो जाता है 1.5-2 साल में। 1.5-2 साल अभी भी मतलब कोविड पीरियड के बाद भी जो कोविड के पहले के केसेस थे वो 6 महीने में डिसाइड हो रहे हैं। लेकिन पुराने केसेस भी 2010-2012 में जो एमएससीटी फाइल हुए थे वो भी अभी जाकर के डिसाइड हुए हैं बाई ट्राइब्यूनल्स। और हमारे यहाँ जब अपील आती है तो एनहेंसमेंट वाली तो फिर भी टेकअप हो जाती हैं, लेकिन जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी या स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज करती है तो प्रॉब्लम होती है। डिक्रीटल अमाउंट कभी जमा होता है, कभी नहीं होता है, कभी पे होता है, कभी हाफ पे होता है, कभी विद सिक्योरिटी होता है, कभी विदाउट सिक्योरिटी होता है। इन चीजों को जो 4 मैंने आपको बताया, अगर इनका रिजल्ट देखा जाए तो ये जुआ है। आज भी लिटिगेशन भारत में जुआ है, गैम्बल है, जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं। कानून सुप्रीम कोर्ट का आज हमारे फेवर में है, कल को वो पलट भी सकता है। और बहुत सा कानून आज की तारीख में इंश्योरेंस के फेवर में जा चुका है, जो आज से 10 साल पहले जब अपीलें हमने फाइल करी थी तब नहीं था। आज हम उस केस को तब अच्छा समझते थे, जीतने वाला समझते थे, आज हम उसे जीतने वाला नहीं समझते। आपने बातों बातों में इतनी अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात की है कि केस को जज करना बहुत मुश्किल हो गया है कि ये अंत होते होते किसके फेवर में जाएगा। अगर आपके फैक्ट्स आपके फेवर में है तब भी आप एक तरीके से पता करना मुश्किल है। मैं कुंदन के पास जाऊंगा, जो आपने कहा, जो सर ने कहा, उसको लेकर के क्या आपको चयन करने में दिक्कत होगी कि किस केस को आपको फंड करना है, क्योंकि आप भी ये देखना चाहेंगे कि केसेस हारे ना जाए। जी बिल्कुल। एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये कैश एडवांस जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लोन नहीं होता है। सो कोई लायबिलिटी नहीं होती है, ये नॉन रिकोर्स फंडिंग होता है। तो हार गए तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। हार गए तो आप फंडर को कुछ नहीं देते हैं। तो अच्छा। जो मेहता जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। गैम्बलिंग लगता है एक तरीके से, लेकिन बहुत ही सही तरीके से जो हमारा मेथड है, जिसको हम अंडरराइटिंग कहते हैं, कि हर एक रिस्क को हम बेटर तरीके से इवेलुएट करते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ 100% विनिंग चांसेस होते हैं किसी केस के साथ, लेकिन फिर भी जितना भी रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं, जो भी उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, वो सब कुछ हम देखते हैं। तो ऑब्वियसली केस सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, या केस सिलेक्शन के लिए हम इसको ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी केसेस आएंगे वो सारे के सारे हम फंड ही कर देंगे। लेकिन हाँ, जहाँ पे स्मॉल केसेस हैं, जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे एक्सीडेंटल वाले केसेस हैं, वहां पे बहुत बार ह्यूमन ग्राउंड पे भी हम चीजों को कैश एडवांस देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एमएससीटी में जाने के बाद अगर केस फाइल हो गया तो 3 से 5 साल लग जाते हैं। सर ने जो कहा कि ये 1.5 साल का पीरियड है, होता है, बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट भी जाता है। लेकिन अगर इसको इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट अगर चैलेंज करने लगे ना, तो चीजें थोड़ी सी ना स्ट्रेस हो जाती है। तो फिर तो बहुत 10 बार साल से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा। जी बिल्कुल।
और जो इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली में कोशिश ये करती है कि कैसे इसको हम आउट ऑफ कोर्ट सेटल करें। आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने में चैलेंज ये होता है विक्टिम के पास या जो क्लेमेंट होते हैं उनके पास, कि उनका जो चांसेस ऑफ रिकवरी है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास सही लीगल हेल्प हो, जैसे हमारे जैसा लिटिगेशन फंडर हो, तो आपके पास थोड़ा सा मसल पावर होता है चीजों को सही तरीके से निगोशिएट करने का। वो हम एक अगर तरीके से पैसे है तो आप डरते नहीं है कि क्या होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको है कि ठीक है, यू कैन वेट फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, राइट? तो वो सारी चीज आप देख सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आम आदमी है और उसको ये भरोसा हो जाए कि अगर मेरे केस में दम है तो मेरी फंडिंग हो सकती है, तो आपको लगता है एक तरीके से वकीलों की भी हालत सुधरेगी और केसेस भी जल्दी एक तरीके से सॉल्व होंगे, जिसमें जेन्युइन जो केस, आपको ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है? मैं मेहता साहब के लिए क्वेश्चन। मेरे लिए कह रहे हैं। ओह, जी तीन चीजें मैं साफ कर दूं। अभी इन्होंने कहा, मान लीजिए एक 5 लाख की डिक्री है, जी क्लेमेंट ने अनाउंसमेंट करा कि 7.5 लाख मिलना चाहिए। जी ऐसे केसेस के अंदर लोक अदालत में जाकर के हाई कोर्ट के अंदर ऑर्डर्स हो जा रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनी ऐसे केस में कई बार तैयार हो जाती है, हम तुम्हें 6 लाख देने को तैयार हैं अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। जी अब वो 7.5 लाख पर इंटरेस्ट 10 साल बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे के अंदर यस, अगर पीछे से फंडिंग वाला प्रॉपर एडवाइजर है। लेकिन अब 2 एडवाइजर हैं जिनके बीच में खींचतान हो सकती है, वकील इन हिमसेल्फ जिसको आप फंडिंग कर रहे हैं, और आप। हाँ, आज तक वकील के लिए इलीगल है, लेकिन पीछे की लीगल फंडिंग अभी तक रेगुलेटेड भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है। जी इसलिए ये एक प्रोसेस, सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन बनाना होगा लीगल फंडिंग को। हाँ, एक बात और, एकदम गरीब के साथ पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन दे कैन स्टार्ट विद व्हाइट कॉलर पर्सन। आपने अच्छी बात कही कि जो मध्यम वर्ग है, जो पढ़ा लिखा भी है, पर इस देश में आम लोगों की इतनी सारी आमदनी तो होती नहीं है, तो पढ़े लिखे होते हैं, पर केस अगर कोई हो जाए तो उसकी हर पेशी की एक तरीके से पैसे नहीं होते हैं, और उसमें ये अगर पैसा मिल जाए तो कुछ हो सकता है। कुंदन, आप इसमें कोई क्लैरिटी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं आपको एक दक्ष इंडिया का एक रिपोर्ट रेफर करना चाहूंगा यहाँ पे। दक्ष इंडिया ने एक रिपोर्ट रेफर किया था, लगभग 2016-2017 की बात मैं कर रहा हूँ। 24% टाइम ऐसा होता है कि लॉयर्स नहीं आते उस डेट को जिस डेट को उनका केस होता है, और प्राइमरी रीजन होता है कि डिले इन पेमेंट। बहुत बार वो पेमेंट क्लाइंट नहीं कर पाता है या डिले हो जाता है, तो वो अपने जूनियर को भेज देते हैं। अगर 24% टाइम और केसेस के साथ ऐसा होगा, तो आप समझे कि ओवरऑल साइकिल कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइट? तो ये एक चैलेंज है अपने आप में। लेकिन अगर देखा जाए कि सही तरीके से अगर आप केस को रिव्यू करो, सही तरीके से आप आइडेंटिफाई करो किस तरह के केसेस को, किस तरह का अपॉर्चुनिटी को आपको फंड करना है, तो कहीं ना कहीं लिटिगेशन फंडर का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को भी सही तरीके से मैनेज करें। हम जो पोर्टफोलियो क्रिएट करें उसको सही तरीके से देखें, अलॉन्ग विथ हम जो ये एक तरीके से सोसाइटी को जो इम्पैक्ट करना चाहते हैं उसके साथ उस चीज को मैनेज करते हुए। ओके मैं एक बात जोड़ूंगा जी। इट इज गुड, आप बाकी चीजों की फेयरनेस देखते हैं, साथ में साथ वकील को भी आपको देखना पड़ेगा कि वो ज्यादा डेट ना ले। ये बात भी आप ही को ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो वकील डेट लेने वाला वकील है, प्रॉपरली लॉ को जानने वाला वकील है, एमएससीटी के या जिस भी फील्ड में है। इसको भी लीगल फंडिंग जो कर रहा है उसको ध्यान में रखना होगा, तब मैं सोचता हूं कि ये थोड़ा सक्सेसफुल हो सकता है। आपने अच्छी बात की सर। कुंदन, आप इनका जवाब दें, पर मुझे ये भी कि आपके पास कोई ड्यू डिलिजेंस टीम है जिससे आप पता लगा सकते हैं सही वकील? बिल्कुल। तो ऐसे ही ये जो भी प्रोसेस है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम करते हैं उस चीज को। मैं खुद इंश्योरेंस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे पता है कि किसी रिस्क को आप कैसे अंडरराइट करते हैं, कैसे उन चीजों को समझते हैं। तो केस सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें 4 चीजें बहुत ही अहमियत रखती है लिटिगेशन फंड के हिसाब से। पहला कि मेरिट कैसा है उस केस का। दूसरा, आप जिसके अगेंस्ट में ओवरऑल केस की बात कर रहा हूँ, मैं एमएससीटी की बात नहीं कर रहा। दूसरा, जिसके अगेंस्ट में क्लेम है वो सही में पैसे देने लायक है भी या वो बैंकरप्ट है, इंसॉल्वेंट हो जाएगा कल के डेट में, तो बहुत बड़ा फैक्टर है आपके पास। थर्ड फैक्टर है आपका कि जो लीगल टीम है, तो हम सिर्फ घोड़े पे पैसा नहीं लगाते, हम एक्चुअली में जॉकी पे पैसा लगाते हैं। हम देखते हैं कि वो कैसा है, वो किस तरीके से चीजों को करते हैं। तो लीगल टीम के पास सही में एक्सपर्टीज है या नहीं, उन्होंने सिमिलर केसेस देखा है नहीं देखा है। और ये एक रिपीट बिजनेस है उस लॉ फर्म के साथ या उस लॉयर के साथ।
तो बहुत बार हम उन्हीं लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जो एक्चुअली में क्वालिफाइड है और जिनके पास इस तरह की चीजें हैं। एंड फोर टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हम उन केसेस में बिल्कुल नहीं पैसा लगाएंगे जिनका हमें लगे कि ये चांसेस हैं कि ये स्ट्रेच हो जाएगा। बहुत सारे रीजन है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम कैसे बेटर तरीके से फिल्ट्रेशन करें और इंश्योर करें, और ये सारा काम हमारी जो इंटरनल लीगल टीम है, काफी एक्सपर्ट लोग हैं हमारे पास, जिनका एक्सपीरियंस 10 साल प्लस का है सब लोगों के पास, वो सारे के सारे इस काम को करते हैं और हमारा हमारा हेल्प करते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझाया दो तीन चीज की। एक तो जो लॉ फर्म है या जो वकील है वो जेन्युइन वकील है, आपको आपके बुक्स में उसकी रेप्यूटेशन अच्छी है तब आप उसके साथ काम करेंगे और उसके क्लाइंट्स को इसका फायदा मिलेगा, जो क्लाइंट्स इस चीज को लेना चाहते हैं। दूसरा, आपने कहा लॉ फर्म्स भी इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं। अब मैं मेहता साहब के पास जाऊंगा। सर, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एएसजी होते हुए देश की नुमाइंदगी की है, स्टेट में आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। यूपी हो या मध्य प्रदेश हो, बहुत ज्यादा तादाद में केसेस हैं। आपको लगता है कि एक तरीके से एक देश जिसकी आम आयु बहुत कम है, लोगों का पैसे नहीं है इस देश में इतने, दिल्ली बॉम्बे वगैरह छोड़ दे तो पैसे की दिक्कत है, वकीलों को भी इससे थोड़ी मदद मिलेगी क्योंकि उनके भी पैसे आना शुरू होंगे। बिकॉज ये भी सच नहीं है कि वकालत में बहुत ज्यादा पैसा है, सिर्फ ऊपर की चकाचौंध है, नीचे तो वकालत में भी इतना पैसा नहीं। कोविड के टाइम के बाद आप जो बात कह रहे हो, शायद पहले मैं ना मानता। आज तरुण, जो भी आप कह रहे हो मैं सारी बात मान रहा हूं। मेरे बहुत से मित्र चले गए, दिल्ली से बहुत से वकील छोड़ के चले गए इस कोविड पीरियड में। दिल्ली से हजारों में तो सुप्रीम कोर्ट से जा चुके हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं, फिजिकल के बाद वापस आना शुरू होंगे। एनसीआर में तो 10,000 वकील जा चुका है और 1.5 लाख पैरा लीगल फंक्शनरीज भी अपने अपने गांव में चले गए हैं। पोस्ट कोविड में आप पॉजिटिव बात कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर ये एश्योरेंस मेरे पास रहे प्राइवेट वकालत में कि मेरी फीस मेरे पास आएगी तो मैं भी मन लगा के काम करूंगा और शायद केवल तारीख पे तारीख नहीं लूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही सर। कुंदन जी, मैं आपसे इसी को लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि जैसे कोई वकील है और आप क्योंकि ये हमेशा करते हैं तो आपको पता है कि किसने कितने चार्ज करने चाहिए, किस चीज के लिए आपको बड़ा वकील चाहिए, किसके लिए रेगुलर है। तो आपके पास क्या फी चार्ट्स भी होते हैं कि हम इतने ही पैसे देंगे इसको, इसमें हम अच्छा, ऐसा आपका कोई सिस्टम है जैसे इंश्योरेंस में होता है मॉडल के साथ? बिल्कुल, जैसे इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम और क्लेम वैल्यू या जिस लिमिट पे आप उनको इंश्योर करते हैं वो आपने डिसाइड किया रहता है। बहुत हिस्टोरिकल डेटा आप उसके लिए यूज करते हैं, तभी आप डिसाइड करते हैं कि मेरे को 40 साल के बंदे का क्या प्रीमियम लेना है और क्या उसका मैं टोटल इंश्योरेंस का वैल्यू कवरेज दूंगा। वैसे ही लिटिगेशन फंडिंग में भी हम ऐसा करते हैं। हमें पता है कि ये सबको पता है कि इसमें चैलेंजेस हैं, टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर के हिसाब से हम हर एक केस के फंडिंग के अमाउंट को हम डिसाइड करते हैं। सो टिपिकली अगर आप यूएस का देखिएगा और इंडिया का देखिएगा, यूएस में जो लिटिगेशन क्लेम वैल्यू और जो आपका लॉयर का एक्सपेंस है, जो लीगल एक्सपेंस का जो वैल्यू है ना, वो 10% होता है। सो अगर क्लेम वैल्यू 10 करोड़ रुपया, लॉयर का फी या लॉयर पूरा जो लीगल एक्सपेंस है उस केस को परस्यू करने का, वो लगभग 1 करोड़ के आसपास में होता है। इंडिया में स्लाइटली कम है, इंडिया में ये आपका रेंज करता है 4 to 6%। अच्छा, अगर क्लेम वैल्यू इज 1 करोड़ रुपीज, लिटिगेशन कॉस्ट वुड बी 4 to 6 लाख रुपीज के आसपास में है। मैं एवरेज बता रहा हूँ, मैं 40 से 60 लाख, 40 से 10 करोड़ नहीं, हाँ, अगर 10 का होगा तो 10 करोड़ का होगा तो 40 से 60 लाख, अगर 1 करोड़ का होगा तो वही 4 से 6 लाख। सो 4 to 6% इज एवरेज आई मीन लीगल एक्सपेंस। आप एक अच्छी बात कह रहे हो, अगर वकील को ये निश्चित हो जाए कि इतने पैसे मुझे मिलेंगे, मुझे जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना है, तो लोगों की फायदा होगी और वकील को भी ऐसा होगा कि क्लाइंट उसके सामने आके ये नहीं कहेगा सर पैसे नहीं है, आप हमारा केस लड़ लो। मेहता साहब, आप तो कई यंग वकीलों को मेंटोर कर चुके हैं, यूपी में भी, दिल्ली में भी। क्या यंगस्टर्स के लिए ये बून है जो नए एडवोकेट बनते हैं उनको एक तो पैसे की भी सर्टेनिटी आ जाए? आज की तारीख में मैं कहता था कि व्हाइट कॉलर सोसाइटी एक बनी हुई है, रंजीत उसको देखते हैं, चेयर आज भी करते हैं, लोक अदालत और एमिकस क्यूरी भी है। ये काम सीखने का बहुत अच्छा पर्पस था। वेल, आज तरुण आपने मेरे को फिर इंट्रोड्यूस किया कि इस तरफ भी भेजिए। आपके पास मैं ऐसे बहुत से वकील भेजूंगा अच्छे, जिनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इधर जाए। लेकिन एक बात कहूंगा खत्म करते हुए, इससे यंग वकील
उन लोगों की मदद कर सकेगा जो फीस नहीं दे पाते हैं। जी जी आज भी बहुत कुछ है। जी। और अगर आपने अगर ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रहता है तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर लीगल एड का मेथड बनता है, विच इज रेसिप्रोकल। और सर मुझे बताइए, जहां लाखों केसेस, करोड़ों केसेस, अगर लोअर कोर्ट्स की बात करें तो करोड़ों केसेस पेंडिंग है, तो कई लाख केसेस तो ऐसे ही इसमें फंड हो सकते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा फॉर द सिंपल रीजन कि शाही जी भी जान रहे होंगे कि 70% केसेस को वो फाइनेंस नहीं करेंगे। आपको भी सिलेक्ट, शाही जी क्या सिलेक्ट मैंने बिटवीन द लाइन काफी कुछ कह दिया। शाही जी, आपको लगता है कि सारे केसेस में असमर्थ है, लेकिन उसमें 30 में भी काफी आप कर पाएंगे? हाँ देखिए, जैसे लीगल पे अभी तक कॉमर्शियल केसेस फंड करता है प्राइमरली, एंड कॉमर्शियल केसेस बहुत ही प्लेन सिंपल एग्रीमेंट के डिस्प्यूट्स होते हैं, राइट, आर्बिट्रेशन और बाकी सारी चीजें, तो वहां पे क्लेम वैल्यू, उनका मेरिट, लीगल मेरिट क्या है, उन चीजों को थोड़ा एसेस करना आसान होता है। लेकिन लीगल पे का और जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम मास मार्केट में उनका जो लीगल एक्सपेंस का जो एक तरीके से बर्डन है लोगों पे, क्योंकि इंडिया में लीगल इंश्योरेंस नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से अपना, आपका जो लीगल एक्सपेंस का जो बर्डन है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी तरीके से। तो लिटिगेशन फंडिंग एक तरीका है, क्योंकि दूसरा एक चीज और है जो हमारे यहाँ कोर्ट बार करता है या बार काउंसिल बार करता है कि लॉयर सक्सेस बेस्ड फी पे काम नहीं कर सकते, रियल में वो नहीं कर सकते। तो ये एक चैलेंज हो जाता है कि लोग जैसे यूएस की तरह यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकते। सो लिटिगेशन फंडिंग में लीगल पे एक्चुअली में कोशिश कर रहा है कि नहीं, कैसे हम मास मार्केट। आपने सॉरी, जी आपने एक अच्छी बात कही कि जो वकालत के पास लीगल लिमिटेशन है, वकीलों के पास, वो हमारे देश में है कि एक तो क्लाइंट पैसे नहीं दे पाता है और वो सक्सेस फी पे काम भी नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस आधार में आपका मॉडल एक तरीके से मदद करेगा वकील? ये देखिए, हम दो तीन तरीके से मदद करते हैं। पहला मदद हम ये करते हैं कि अगर आप देखिए जैसे लिटिगेशन फंडिंग फंडिंग होता है, ऑब्वियसली हम 70% केसेस नहीं फंड कर पाएंगे कभी भी, क्योंकि वो एक अलग तरीके का है, पर जिस केस को हम फंड करते हैं उसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आता है अपोनेंट के पास कि इस केस में अगर किसी थर्ड पार्टी ने पैसा लगाया है, उसका मतलब ये कि दिस केस हैज गॉट मेरिट। सही कह रहे हैं। तो अगर कोई बंदा या अगर कोई कंपनी अपना पैसा किसी चीज में अपना स्किन द गेम रख रही है तो कुछ है मेरिट। तो आपने बहुत बार अपोजिट पार्टी या उनके जो क्लाइंट, उनके जो वकील होते हैं, एडवाइस करते हैं सेटल कर लेने में फायदा है, नहीं तो स्ट्रेस करने में हमें और ज्यादा इसमें लीगल काउंसिल का भी कॉस्ट होगा और हो सकता है कोर्ट का जो कॉस्ट हो वो भी सारी चीजें हो। दूसरा, हम लॉयर को हेल्प करते हैं उनका, अभी जैसे कोविड का टाइम है ना, क्लाइंट पैसे दे पा रहा है, बहुत सारे लॉ फॉर्म में कितने सारे फर्लो हुए हैं, कितने सारे लोगों का एक तरीके से जॉब गया हुआ है। लिटिगेशन फंडिंग एक ऑप्शन है जिसके थ्रू वो वापस इस इंडस्ट्री को सही तरीके से रिवाइव कर सकते हैं और सही तरीके से अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं। तो ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ लीगल पे क्लाइंट को और जो भी हमारा जो वकीलों का जो पूरा जो लीगल इंडस्ट्री है उसको एक्चुअली हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपने अच्छे से हमको ये बात समझाई। एक आखिरी वर्ड में मेहता साहब को देना चाहूंगा। सर, आपने आखिरी कमेंट से ये शो हम क्लोज करना चाहेंगे आपको। ए न्यू मेथड पोस्ट कोविड लिटिगेशन का शेप क्या होगा, उसका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लीगल पे लिटिगेंट को हेल्प करे, इसके लिए वकील को आगे आना चाहिए, उससे उसकी भी मदद हो रही है और वो अपनी रीजनेबल फीस को पा भी रहा है। लेकिन एक कॉशन के साथ, बहुत से कॉशन मैंने कहे, लीगल लिटिगेशन बिजनेस ना बन जाए। ये बिजनेस नहीं, इसमें सर्विस ओरिएंटेशन जरूर होना चाहिए। और अगर ये इस रूप में सामने आता है कि एक रीजनेबल रिटर्न के साथ हम लीगल फ्रेटर्निटी को हेल्प करते हैं उसके लिटिगेशन की एक्सपेंसेस में, और उसके चलते वकील के साथ साथ स्पेसिफिकली हम लिटिगेंट ओरिएंटेड होते हैं, तो रियली इट विल बी ए गुड फील्ड एंड गुड एस्पेक्ट एंड न्यू एरा। आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि कोरोना के बाद जब दोनों को पैसे की प्रॉब्लम है, लिटिगेंट को भी पैसे की प्रॉब्लम है जिसका केस चल रहा है और वकील को भी, इसमें यह पैसा आना शायद काफी लोगों की मदद करेगा। और
हमारे देश में नए मॉडल्स, एक डिजिटल मॉडल शुरू हुआ कोरोना के बाद। आजकल हम डिजिटल रिकॉर्डिंग करते हैं, पहले हम सिर्फ स्टूडियो में करते थे या होटल्स में करते थे। काफी चीजों में चेंज नहीं, आया। अब अगर लैपटॉप खराब होता है तो आईपैड भी काम कर देता है। और कई बार आपको दिल्ली इनवाइट करके आना पड़ता था, अब आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़ते हैं, ये एक अच्छी बात हो गई है। तो ये इसी के साथ इस शो की समाप्ति करते हैं। मैं मेहता साहब का, कुंदन शाही जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अगले चरण में इस शो के हम स्पेसिफिकली कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ केसेस में कैसे लोगों का फायदा हुआ है। और एक तरीके से छोटे शहरों के वकील, छोटे शहर यानी अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई छोड़ दें तो बाकी जगह पे ऐसे कई वकील है और कई केसेस है और लिटिगेंट्स है जिनको पैसों की जरूरत है। क्या ये पैसा वहां पहुंच रहा है या सिर्फ ये पैसा जो लिटिगेशन फंडिंग का सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित है, ये भी हम चर्चा करेंगे ताकि और लोगों को इन सारे बाकी स्टेट्स में भी पता चले। ये हम चर्चा करेंगे। बट आप दोनों जुड़े, आपने समय निकाला, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।